अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम टेली क्लासरूम के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रसूल और मैं हूं हुमायरा शफी। नाज़रीन, आप सभी को मेरी तरफ से आदाब। Bajan, you know, today I'm extremely happy. And what is the reason of your happiness, Humaira? Because today we have to discuss one of the interesting topic, and that too from my favorite subject, history. Really? And history is my one of my favorite subjects also, really? Humaira, really. And before we come to history, we must come to that historical achievement which happened some days ago. A girl from Bandipora, a 7-year-old girl from Bandipora won the World Kickboxing Championship under the 25 kg category. 25 किलोग्राम के जुमरे में नाजरीन बांडीपुरा की 7 साल की छोटी सी बच्ची ने जो कारनामा करके दिखाया, वाकई बाइस फख्र बात है। न सिर्फ पूरे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए हुमैरा ये बाइस फख्र बात है। और जहां तक बात हिस्ट्री की करे तो एक शाइस्ता कौम जो होती है हुमैरा, वो हमेशा अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की अजहद कोशिश करती है। हम बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हर कोई मुहज्जब कौम यही चाहता है कि जो उनकी हिस्ट्री है वो सही तरीके से प्रिजर्व हो। और अगर हम फ्रांसिस बैकन जो कि एक एसेइस्ट थे, उन्होंने अपने एक एसे में लिखा है कि हिस्ट्री मेक्स अस वाइजर, कि हिस्ट्री जो है वो हमारी दानाई में इजाफा करती है, हमारी दानिशमंदी में इजाफा करती है और बाकी उलूम को समझने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन वही हिस्ट्री पे ये एक इल्जाम भी लगता है हुमैरा कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर, यानी कि जो एक फातेह फौज होती है, जो कि एक विजयी सेना होती है, उसका हिस्ट्री लिखने में काफी ज्यादा अमल दखल रहता है। ये इल्जाम कहां तक सही है उसको भी आज के प्रोग्राम में थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आएंगे अपनी कश्मीर हिस्ट्री पे। तो हुमैरा, बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा चीज जो मैं मिस करता था वो ये था कि मेरे नसाब में कश्मीर की हिस्ट्री क्यों नहीं है। यानी कि मुझे कॉलेज में ये पढ़ने को मिला कि ललिता दत्त या मुक्तापीड़ा कौन था, शहाबुद्दीन यानी कि शिवा सुमक कौन था, हमारा बडशाह कौन था, और हमारे गनी कश्मीरी साहब कौन थे। गनी कश्मीरी की मैं बात करूं तो ईरान के हर बच्चे के लब पे उनके अशार है, लेकिन हमारे बच्चों के लबों पे उनके अशार क्यों नहीं है? क्यों हम अपनी हिस्ट्री को हमारे स्कूल के नसाब में सही तरीके से शामिल नहीं कर पाते? इस बात को भी आज के प्रोग्राम में टटोलने की भरपूर कोशिश करेंगे और इस चीज को हमारे नसाब में शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हुमैरा। Well, viewers, today we have selected the topic called work, life and leisure cities in the contemporary world. Actually, ancient cities were developed when food became surplus to support a wide range of non-food producers. And those cities were the centers of the political power, trade and centers. And these cities were being developed by these 19th century. And in this topic, we'll also discuss about the two modern cities, particularly about London and Bombay, which is considered as one of the most important city in the Indian subcontinent. जी बिल्कुल, मुंबई को तो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है और लंदन को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और लेकिन एक चीज भी हमने देखा है कि जो द पावर ऑफ ट्रांजिशन इन अ सिटी, जैसे जब शहर जो होता है ये एक कल्चर का स्पेसिमेन होता है। किसी कल्चर को आपने अंडरस्टैंड करना है, उसकी फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना है, उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, तो किसी शहर को एज अ स्पेसिमेन लीजिए। जब आप शहर को स्टडी कर पाएंगे तो पूरे कल्चर की जो पिक्चर है वो आपके सामने साफ आया आपको नजर आने लगेगी। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, लेकिन हाँ, जहां तक मैं बात कर रहा था पावर ऑफ ट्रांजिशन की, अगर हम देखें हर कोई शहर वक्त के साथ बदलता है। काबुल जो पुराने जमाने में काबुल था, अभी शहर नौ है, वहां भी एक अपटाउन सिटी आई है। लाहौर की बात करें, पुराना लाहौर अब वो लाहौर नहीं रहा जो कि नया लाहौर है। दिल्ली की बात करें, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में आसमान जमीन का फर्क है। इसी तरीके से डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें या शहर खास जिसे हम कहते हैं, तो उसकी बात करें और अपटाउन श्रीनगर की बात करें तो बहुत एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आता है। लेकिन ये ट्रांजिशन तो वक्त के साथ होते रहते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक हिस्ट्री का एक हम कह सकते हैं एक करिश्मा है कि शहर कैसे वक्त के साथ बदलते हैं। और इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है बशीर अहमद डार साहब, जो कि सीनियर लेक्चरर है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नवाकदल के, और कुछ खूबसूरत सी तस्वीर लेके आए हैं अपने साथ जो कि प्रोग्राम में हम देखेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से। और उनके अलावा हमारी जो आज की सब्जेक्ट एक्सपर्ट है निघत परवीन जी, जो कि है प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शदीद सर्दी में हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कुछ वीआईपी दोस्त भी हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। जी Bajan, now it's time to welcome all the students in our tele classroom. And friends, the lecture is about to start. Please stay with us and do call us right after the conclusion of lecture on our telephone numbers, which are 2481813 and 2481832. Absolutely. You have to add the prefix 0194 before dialing those numbers. Absolutely, 2481813 and 2481832. And in case you're calling from your cell phones, then do not forget to prefix 0194. And while you call us, please lower down the volume of your television set so that we can hear you clearly, so that you can make your point in a very clear and decent manner. So sir, before we move into the lecture, it's time to take a very short break.
आप तीनों हजरात लाइव ट्रेनिंग क्लासरूम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बशीर मंडार साहब, the stage is all yours. I welcome my students as well as viewers to this study class. The topic is very interesting topic, a topic of social science of 10th class, and the topic is work, life and leisure cities in the contemporary world. Before we start the lesson, let me show you some photographs of Srinagar city. These are photographs of Srinagar city depicting its different shades. This is a photograph of 1897 showing the winter in Srinagar. You are looking at this photograph. This is our Dargah Hazrat Bal, which was which is our great religious site, but this is the old shrine. This is a shop of Pandit Taylor. The photograph is of 1911. You are looking at it. This is our Gagrigbal point near the Dal. The photograph is of 1911. This is Banihal Cart Road, the road leading to Jammu. This is of 1930. This is Ali Kadal, where from majority of our students are. This is Ali Kadal in 1870. This is Rambagh, where today a flyover is coming up. This is the photograph of Rambagh in 1870. A flood devastated Srinagar city in 1903. This is a photograph of that period. This is Shahri Khas, downtown. This is a photograph of 1923. This is Fateh Kadal of 1911. And this is Nalai Mar, which is no more today. This is photograph of 1870. This is showing a dispensary. You can see the dispensary, how it is housed then. It is of 1923. Before interacting about our lesson, let me pose you a question. What is the difference? What is the difference between the Srinagar of the present day and the Srinagar you saw just now in these photographs? Any one of you, please. So first of all, now there are more houses in these places. Yeah. The roads and bridges are much more developed. Yeah. And now population is increasing. Yeah. So if we go to these areas now, they are much more developed than before. There are much more people. We can see much more shops, markets, etc. there. Very nice. Claps for you. Pollution is increased. Any other difference, please? Any other difference? Pollution is increased. Yeah. So the earlier houses were made out of grasses. The roofs were made out of grasses. Yeah. You just now, saw it. Yeah. Yes, sir. Theek. Any other difference? Sir, my question is, how has teas growing? How has teas glowing? Very nice. How has teas grown? This is a nice question. I will talk about it. But you just the photographs you saw just. There is a vast difference between the city of the present day and Srinagar of 19th century. Some of you pointed out to the houses, to the roads, and you just saw a dispensary under the shade of a tree. And today you are seeing how many hospitals are there in Srinagar. So there has been a lot of difference during these 100 or 150 years when we talk about the development of a city. Likewise, when we talk about the cities all over the world, these have developed over the past 200 years. Though the history of cities has been, the cities has had a long history in the development. You may have heard about the ancient cities of Mohenjo-daro, Harappa, Ur, Huanghua. Like that, we have
many cities that developed over the past 200 years. What were the factors? What were the factors? As one of our listeners, one of our participants here posed a question, what have been the factors that helped in the growth of these cities? We see mainly three factors have helped in the growth of these cities. One is rise of industrial capitalists. Second is establishment of colonial rule, and third is development of democratic ideals. When we talk of rise of industrial capitalism, we see that one of the interesting examples which helped in the growth of city is London. But before coming to London, I have one more question to you. That is, what are the characteristics? What are the characteristics of a city? Can you tell me? Sir, there. Can you tell me? So first listen to the question. Can you tell me what is difference between a village and a city? Yes, sir. A city has much better infrastructure. Yeah. And the education, healthcare, and employment facilities are better. More and more people are working. Very nice. There are a lot of urban centers and centers of nice. economic activity there in the cities. So Very people live a much better life in cities than that of villages. Very nice. Claps for. Sir, Any other difference? sir, the houses are pakka in cities and the houses are kacha houses in villages. Yeah. Yes, sir. Any other difference? Firstly, there is the size. A village has a small population in comparison to city. The roads, the institutions, the other features are quite different when we talk about a city and a village. If you see the ancient cities, as I talked about, Mohenjo-daro, Harappa, Ur, other cities, those were large human settlements, And what made those cities? It was just the surplus food which was supplied from the villages to the cities that helped those ancient cities to grow. These cities were the centers, cities were the centers of political power, as we today have the government, the head of the government is usually in a capital. These were the administrative heads, these were the commercial centers, these were the centers of religious institutions, and intellectual activity was also taking place in the cities. Now let us talk about a specific city, that is London, that developed over the last 200 years. If we look at London, the population of London in 1750 was less than 7 lakhs. It was some 6,75,000. But in 1810, it was 1 million or 10 lakhs. In 1810, it was 1 million or 10 lakhs. And just in a span of 70 years, that is 1880, it rose fourfold. That means it rose to 4 million. You see, the population of London in 1810 was just 1 million or 10 lakhs. And in a span of 70 years, 1880, it rose to 4 million or 40 lakhs. Why? Sir, Why there was such an increase in the population of London? सर इसमें क्या हुआ था कि ये 4 मिलियन इन्हीं में हुए थे. 4 मिलियन कैसे हो गए? चेंज कैसे आ गए? Very nice, very nice. The question is why there was such a huge increase in the population of
London in just 70 years. Actually, the industries, the factories began to sprout, began to be established in London. There were large factories of textiles and footwears, printing and stationery, engineering and metals, and precision instruments like surgical instruments, watches, etc. And during the World War I, motor cars and electrical goods began to be, factories of motor cars and electrical goods began to be produced in London. So when you see these industries were established in London, I told you about printing and stationery, textile and footwear, metals and engineering, wood and furniture, and then during the World War I, motor cars and electrical goods began to be produced in London. These were the reasons which attracted large number of migrants to London. You are understanding my point? Yes, sir. Why people, why workers, why migrants came to London? Any one of you? My question is, why Bombay expanded as a city? We will talk about Bombay too, but first we are talking about London. I am explaining to you that industries were established in London. Many industries were established in London. हाँ, surely मैंने बताया कि wood and furniture was there, textiles and footwear was there, printing and stationery was there, metals and engineering was there, and then I said that motor cars and electrical goods began to be produced in London. So people came here to work in these factories. Sir, I have some question. Yeah. Sir, my question is, how has industrialization helped in the growth of states? Yeah, this is what I am explaining. Very nice. This is what I am explaining, that people came to London to work in these factories. And that is the reason why the population of London increased from 1 million in 1810 to 4 million in 1880. So how is industrialization and urbanization related? Yeah, industrialization and urbanization. You just wait, I am coming to that point, how it has helped. Now, when these people came to London, there was an increase in the crimes. We were told that by 1870, there were some 20,000 criminals in London. This rise in crime was a concern to many people. There was the police, which had to maintain law and order. It was an issue of concern for them. Then there were the philanthropists. I am explaining this term to you. There were philanthropists. Who is a philanthropist? So a person who donates more and more money for charity. Yeah, who works for the social upliftment by donating his time and energy for it. It was a concern for them. They were concerned about the public morality. And there were the industrialists who were concerned about an industrial force, about the industrial workers, whom they wanted to be hardworking but orderly, but peaceful. So these people wanted that the rate of crime should not grow, criminals should not be there. So what they did, they imposed heavy penalties on the criminals, but at the same time they provided work to the deserving poor, not to all people, but to deserving poor. Then there were the women.
women too came to these factories. But as there was development in technology, women lost their jobs and they had to work as domestic servants. Moreover, they took to some small workers like tailoring, making matchboxes, and they tried to increase the income of their households. Then there were the children. Children too were pushed into these factories because they were underpaid. They were not paid the full rate, they were underpaid, but later on Elementary Education Act was passed and the Factory Acts were passed which banned these children from working in these factories. Now there was a question how industrialization has helped in the urbanization. We talk about the housing. The rise of industrialization changed dramatically the formation of our cities. These workers who came to work in these factories were not provided housing by the factory owners, by the industrialists. Instead, the private landowners who had their own land constructed large houses, tenements for these workers. But these tenements, they were divided into small rooms. They were divided into small rooms where these workers used to reside, used to live. And it is said that the condition of these tenements was not healthy. It was a threat to public health. You just saw that 40 lakh people were living in the city. So the city became overcrowded and it was a threat to public health. Moreover, the condition of these houses was not good. There was worry about the fire hazards. Fire hazards. You may have heard about these juggies, slums in our big cities like Delhi, like Bombay. So there are juggies, slums, where small houses or small huts are constructed, and once a fire is there, fire breaks out, the entire slum is gutted. Likewise, there was worry about the fire hazards, and lastly, there was the perception of a social disorder, particularly after the revolution of 1917 of Russia. There the workers took part in a revolution, so in London there was a fear of a revolution. So the people in London, particularly the government, thought about providing houses to these workers who were working in the factories and living in these tenements. And it is said that some 1 million houses were constructed by the British government and the local authorities for these workers. But the city was still congested, overcrowded. So the British government as well as the people thought of decongesting the city. Decongesting the city. Can you think of any example in our Kashmir regarding the decongestion? New colonies. Huh? New colonies. Yeah. It is something as we have seen in Srinagar, in our city, that what are known as colonies.
from the Parimpura side onwards up to Normal, from Barzala onwards to Airport Road, from this Pantachok side up to Pampur, and from this Dargah side, from Habak onwards, Gulabag, etc. So new colonies. Why? This is decongestion. So people thought of cleaning London. Cleaning London. And what steps were taken? The steps taken were, first was decongestion. Second was to green the open spaces, where the space was open. Some trees, some green patches were planted there. Third was reducing the pollution. And fourth was landscaping the city. The government, the people in London thought to clean the city, and these steps were taken. Moreover, large blocks of apartments, what today you are calling in Srinagar as quarters, government quarters, large blocks of apartments were made for the workers. Not only this. How they reduce the pollution? How they reduce the pollution? Yeah. I will come to that point too. First was that decongestion, reducing the pollution, to green the open spaces, and large blocks of apartments were constructed for these workers. Secondly, since the city was overcrowded, some rich people thought of clean countryside air. That is, they, as you just talked about, that people are going to live in colonies. So the people who were living in the heart of the city thought of going far away from city, and they constructed what are known as holiday homes outside London. Then an architect, Ebenezer Howard, gave the idea of a garden city. What was garden city? Garden city was a principle given by Ebenezer Howard, where people would work as well as live, and the surroundings would be pleasant. There would be trees, green spaces, scenery, etc., and that was known as garden city. But you just think, when the people began to live out of city, they constructed their holiday homes, they constructed their houses a bit far away from city. So the people had to face the difficulty of transport. You are understanding it? I will give you an example. You are living in the heart of city, you are living in Shahri Khas, but your father thinks to construct a house somewhere in Zainakut area, what is known as HMT area, or here from Panchok side, or from this Hyderpura side. Then he has to come for work to the city. What difficulty he would face? आप समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आप समझ रहे हैं कि आपके वालिद साहब, आपके बड़े भाई साहब, वो श्रीनगर में रह रहे हैं, वो शहर खास में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मकान जो है वो दूर किसी कॉलोनी में बनाया. अब काम के लिए उसको श्रीनगर आना है, शहर फिर आना है, तो क्या मुश्किल, कौन सी प्रॉब्लम उसको उसके सामने आएगी? ट्रांसपोर्ट. वेरी नाइस. ही वुड बी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. जी सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कॉल्स भी लेनी है, तो अगर आप मुख्तसर से अगर जी थोड़ा उर्दू में भी बात करें आप, क्योंकि इंग्लिश में ना काफ़ी कम लोग इंग्लिश में समझते हैं और इनका भी जो लेवल है वो 10th का ही है, तो उर्दू में थोड़ी सी बात करें आप. जी, क्योंकि हमें कॉल्स आ रही है काफ़ी नाजरीन से कि आप उर्दू में थोड़ी बात कीजिए. वेरी नाइस. आई विल स्विच ओवर टू उर्दू. तो मैंने कहा कि मुश्किल उसको क्या होगी, तो आपने कहा कि उसको ट्रांसपोर्ट की मुश्किल होगी. तो इस ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए
रोज़ काम पे आना है। तो अभी लंदन इतना भी डेवलप नहीं हुआ था कि वहाँ पे मवेशी ना हों, वहाँ पे सड़कें इतनी लंबी चौड़ी हों। तो क्या हुआ कि अब अंडरग्राउंड रेलवे का ख्याल आया। अंडरग्राउंड रेलवे आपको समझ आ रहा है? ज़ेर ज़मीन रेलवे या अंडरग्राउंड रेलवे क्या का मतलब क्या? क्या कभी दिल्ली गए हैं? आपने मेट्रो में सफ़र किया है? यस सर। तो दैट इज़ नोन एज अंडरग्राउंड रेलवे। तो लंदन में ये 1863 में 10 जनवरी 1863 को पहली बार इस ज़ेर ज़मीन या अंडरग्राउंड रेलवे का आगाज़ हुआ। और कहते हैं कि पहले ही दिन कोई 15,000 लोगों ने इस ज़ेर ज़मीन या अंडरग्राउंड रेलवे में सफ़र किया। उसके बाद ये अंडरग्राउंड रेलवे है, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। और न सिर्फ लंदन में बल्कि बाकी शहरों में भी ये जो है ये अंडरग्राउंड रेलवे का काम चलता रहा और वहाँ भी ये अंडरग्राउंड रेलवेज बनाई गई। हाँ प्लीज़। Would you explain what's the role of establishment of colonial rule? या Okay. जो कॉलोनियल रूल ने शहरों को बनाने में क्या रोल अदा किया, तो बम्बई जो उसकी एक मिसाल है उस पर हम आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, फिर अर्बनाइजेशन हुई, फिर शहर में बहुत से लोग आ गए, खुसूसन माइग्रेंट्स हुए, तो उससे सोशल चेंज क्या हुई? सोशल चेंज अगर वक्त मिला तो मैं अपनी एक्सपर्ट साहिबा से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये इसमें खास माहिर हैं इस सब्जेक्ट में, तो ये सोशल चेंज पे ज़रूर बात करेंगी। 2-4 बातें मैं आपको मुख्तसर बताने जा रहा हूं कि इससे क्या सोशल चेंज हो गई। 17वीं सदी में यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले फैमिली जो थी ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन थी। यानी यही लोग, एक फैमिली के लोग इकट्ठे काम करते थे ज़राअत में, तो फसल तैयार करते थे और फिर खुद ही उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, अर्बनाइजेशन हुई, उससे फैमिली पे भी असर पड़ा, फैमिली की शेप और फंक्शन पे भी असर पड़ा। अब जो ये एक घर के अफराद थे, माँ बाप, बेटे बेटियां वगैरह जो थे वो दूर होने लगे। सोशल टाइज जो है ये एक दूर होने लगे। इतना ही नहीं, जो अमीर तबका था वहाँ की जो ख़वातीन थी उनको अब तन्हाई का सामना था। क्यों तन्हाई का सामना था? हाँ वेरी नाइस। उनके जो मेंबर्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो मिडिल क्लास के लोग थे, वो काम के लिए बाहर जाते थे, तो उनको तन्हाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं एक और हेडिंग हमारी है, मैन, वीमेन एंड द सिटी। जो ये नया अब नक्शा शहर का वजूद में आया, तो उसमें मर्द, ख़वातीन और शहर का क्या रिश्ता था? मैंने अभी आपको कहा कि पहले ख़वातीन जो थी वो काम करती थी, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल इसमें टेक्नोलॉजी में तरक्की होने की वजह से उनको वो काम हाथ छोड़ने पड़े। तो ये सोसाइटी थी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई। लेकिन फिर भी इसमें एक था कि इंडिविजुअलिज्म, मैं ये टर्म आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंडिविजुअलिज्म में क्या है कि एक फर्द की आज़ादी, उसके ख्यालात को खूब अहमियत दी जाती है, न कि कम्युनिटी के ख्यालात को। यानी एक फ़र्द की आज़ादी क्या है, उसके ख्यालात क्या हैं, उसके एक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं, उसको खुला छोड़ा जाए, न कि उसको कम्युनिटी के जो रूल्स हैं उसमें उसको जकड़ के रखा जाए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि औरतों की जो अंजुमनें थी उन्होंने भी इसके लिए लड़ा, तो औरतों को भी वोट का हक और जो शादीशुदा ख़वातीन थी
उनको जायदाद का हक मिलने लगा। उसके बाद लेजर एंड एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सनतकारी से बहुत से काम के मौके मिल गए, इसे आज़ादी मिल गई, लेकिन इसे एक और चीज़ की ज़रूरत अब पड़ने लगी, वो है कि इंसान को तफरीह होनी चाहिए, इंसान को कुछ मौके ऐसे मिलने चाहिए जहाँ वो एंजॉय कर सके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ के जो रिवायती जो यहाँ पे हमारे ज़रिए थे दिल बहलाने की, तफरीह की, वो क्या थी? दास्तान सुनते थे लोग, और किताबें हुआ करती थी, वो पढ़ते थे, और कहानियाँ, मौसीकी और क्या नाच गाना वगैरह, ये सब। नाच गाना कैसे, किस किस्म का? ट्रेडिशनल था। और शाबाश, बांड पत्थर। लेकिन मैं आपसे खुसूसन ये पूछना चाहता हूँ, जो खवातीन थी, हमारी माएँ बहनी, वो क्या करती थी? रोफ करती थी सर, और गाना गाती थी, कश्मीरी गाने गाती थी। कोई आप गा सकते हैं? आपसे सवाल है कि कोई गाना गा सकते हैं? शाबाश, जल्दी से, शाबाश, प्लीज स्टार्ट। ईद आई रस रस ईद गावस वो, ईद गावस वो, ईद आई रस रस ईद गावस वो, ईद गावस। यम्मे सर मगनब सोबुन तमे सर खसवा, तमे सर खसवा, ईद आई रस रस ईद गावस वो, ईद। चलो इनके लिए तालियां, जोरदार तालियां। कम से कम इनको तो याद है कि जो अभी हमारे भाई साहब फरमा रहे थे इसके बारे में कि हमारे कल्चर के बारे में, प्रिजर्विंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, वेरी नाइस। तो लंदन में क्या था? लंदन में एक सालाना एक इवेंट हुआ करता था जिसको लंदन सीजन कहते थे। ये लंदन सीजन क्या था? इसमें थिएटर के इवेंट्स, ओपेरा के इवेंट्स और क्लासिकी मूसीकी होती थी, लेकिन ये महदूद था सिर्फ 300-400 घराने के लिए। अब जब इतने लोग आ गए थे तो उनको भी चाहिए था कि किसी न किसी तरह से वो तफरीह हासिल कर सके। तो बरतानिया की गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स के लिए, इन लोगों के लिए म्यूज़ियम बनाए, आर्ट गैलरीज बनाई और लाइब्रेरीज बनाई। म्यूज़ियम बनाए, आर्ट गैलरीज बनाई और लाइब्रेरीज, कुतुब खाने कायम किए। तो इसके अलावा लोग जो थे वो समंदर के किनारे दिल बहलाने के लिए इतवारों को जाया करते थे। सर, आपसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसरन आप इस चैप्टर के आज के कंक्लूड करें, बिकॉज़ वी हैव सो मेनी कॉल्स टू रिसीव। सर, हाँ, मैं जो हिंदुस्तान का एक ख़ास शहर है बम्बई, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि जिस तरह लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये हुआ कि लंदन काफ़ी फैल गया, इसी तरह जो बम्बई का शहर है ये कॉलोनियल रूल से, जो अभी सवाल था, जो साम्राज्य रूल से, साम्राज्य हुकूमत की वजह से वो काफ़ी बड़ा हुआ। जो फैक्टर इसमें ये थे, एक तो ये कमर्शियल सेंटर था, फिर बरतानिया की जो हुकूमत थी उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल वहाँ बनाई, फिर वहाँ पे जो कॉटन मिल्स थी वो बनाई गई। इसके अलावा बॉम्बे जो था वो एक पोर्ट था, बंदरगाह था, तो बंदरगाह की वजह से वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, वहाँ से चीज़ें जाया करती थी। तो इसके अलावा जो समंदरी तिजारत थी वो भी बॉम्बे से ही हुआ करती थी। एक और चीज़ थी कि बॉम्बे जो था ये रेलवे जंक्शन का हेड था, तो इनकी वजह से बॉम्बे में भी आबादी जो थी वो काफ़ी बढ़ने लगी। तो बॉम्बे में जिस तरह लंदन में हाउसिंग के मसाइल हुए, मकानात के मसाइल हुए, इसी तरह बम्बई में भी मकानात के मसाइल थे
تو وہاں بھی مکانات ان کے جو تھے وہ اچھے نہیں تھے. تو یہ مختصر سا جائزہ تھا جو لندن اور بمبئی کے بارے میں زیادہ ہی مختصر ہوا. تو جو کیسے پچھلے 200 سالوں میں شہر ڈیولپ ہوئے, اربنائزیشن ہوئی, تو اس کے بارے میں یہ تھا تھا. تو اینی کوشچنز فرام یو اور فرام آور ویورز؟ Well, sir, very thanks to you for this glorious lecture, and it was really, I was really mesmerized by the knowledge that you have about the history, about the history of many contemporary cities and how they actually developed. And ناظرین, اب اس پروگرام کا سب سے دلچسپ وقت آ چکا ہے جب آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرات ہمارے 0194248113 اور دوسرا نمبر 0194248113 جی بالکل. اینڈ ان کیس یو آر کالنگ فرام یور سیل فونس یو شوڈ ناٹ فارگیٹ ٹو پریفکس 0194. آپ کی کالز لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. شکریہ خواتین و حضرات ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. ہم ابھی آپ کی کالز لے رہے ہیں 24818113 اور 248182 پہ. عبدالرشید ماگام سے ہے. السلام علیکم سر, خیر مقدم آپ کا پروگرام میں. ہاں سر, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو سر کا لیکچر تھا بہت ہی اچھا تھا جی, لیکن انہوں نے زیادہ استعمال کیا انگریزی جی. یہ کلاس 10th کے یعنی اکثر بچے ہیں ان کو انگریزی میں اتنی مہارت حاصل نہیں ہے جی. بالکل, آپ کی سجیشن اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے, سر جواب دیں گے. جہاں تک اس سوال کا جواب ہے یہ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ فرسٹ سے ہی انگریزی ہے. یعنی اردو اور لینگویج کے بغیر ہر سبجیکٹ جو ہے, ہر مضمون جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول کے طلباء کو انگریزی میں ہی پڑھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, اور ان کے جوابات جو امتحانات میں وہ بھی انگریزی میں ہی دینا پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں انگریزی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن جہاں جہاں ہمیں سمجھانے کے لیے اردو کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہمیں ضرور اردو استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل, جہاں تک میں بات کر رہا تھا جی ایم کے بٹ صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ دہلی سے. آداب سر اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام. ایم کے بٹ صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. Yes, I'm glad that you have visited this program of Teleclassroom. I am the oldest scholar of this program. And now there are little pieces of chips coming on this stage. That is the young bloods. Previously, I was calling from last 15 years to this program. My congratulations to Teleclassroom because it's for the benefit of the young children, of school-going children, because they should be conducted, and it is long now wait. Exactly, sir. We are highly indebted to you for being such a curious listener of this program. But we would request you to be brief and please be to the point, sir. First of all, I congratulate to the Doordarshan of Srinagar. Then my question on the contemporary ledger of this lesson I have heard that there is a Roman steeds and the London steeds, and our is not the less. The Kashmir steeds are very much good, but we have defiled it in one way or the other due to floods, due to our bad actions. Everything lies in our state Kashmir, but we should preserve it. I tell to the young buds of the students that you should try to collect the archaeological pieces and take care of those and preserve the culture of Kashmir. Thank you. Absolutely, sir. Thanks a lot for your suggestion. And as he was saying that our steeds were destroyed, earlier steeds, the historical steeds, they were destroyed because of floods, sometimes earthquakes, and there is a dire need to preserve our culture. اس کے بارے میں جیسے میں ضمن مجھے یہ عرض آیا, برطانوی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے ینگ مینز گائیڈ ٹو برٹش ہسٹری, ہمارے یہاں ینگ مینز گائیڈ ٹو کشمیری ہسٹری کیوں نہیں؟ ایکچولی نائس کوشچن. پچھلے 5-7 سال سے ایک اچھی چیز ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے یہ کیا ہے کہ کشمیر ہسٹری کو انہوں نے نصاب میں یہ انٹروڈیوس کیا ہے, متعارف کیا ہے. ہماری 6ٹھی کی کلاس میں کشمیر ہسٹری کے بارے میں, اینشنٹ کشمیر کے بارے میں ہے. 7ویں میں ہماری میڈیول پیریڈ ہے, شامیری ڈائناسٹی, چکس اینڈ مغلز, اس کے بارے میں ہے. اور جو ہماری 8ویں کی
हिस्ट्री की किताब है, उसमें हमारा मॉडर्न है जिसको हम डोगरा पीरियड कहते हैं, तो उसके बारे में, और 9th में फिर डिटेल्ड हम डोगरा पीरियड के बारे में आया है। तो एक हॉलिडे काफी खुशाइन बात है। मैम आप कुछ इस सवाल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस पे कोई तबसरा? फॉर एग्जांपल हमारे सर ने, ये बशीर साहब ने इस्तेमाल की एक टर्म सोशल चेंज। बच्चों आपको कुछ पता है सोशल चेंज के बारे में? किसी को पता है व्हाट इज सोशल चेंज? सोशल चेंज है समाजी तब्दीली। When there is change in social structure, for example, change in family, kinship, relations. आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो फैमिली की चेंज कैसे आ गई हमारी समाजी जिंदगी में? बच्चों बता सकते हो आप? चलो मैं बताती हूँ। वो है पहले ज़माने में हमारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती है, अब वो ब्रेक हो गई इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। दैट इज वन ऑफ द सोशल चेंज, फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। ये एक खास एग्जाम्पल है इसकी सोशल चेंज की। जी मैम, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा। बशीर अहमद साहब काफी देर से जुड़े हुए हैं, इनकी पेशेंस को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद साहब, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। और सर मैं इससे पहले अभी आपसे ये सवाल करूं कि देखिए हर शहर का चेंज होना जरूरी है। देखिए अगर हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं, कहते बनारस के बाद अगर कोई ऐसा शहर है जो 2000 साल तक कंटिन्यूअस सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, वो शहरी श्रीनगर है, और उसका शहरी खास प्रॉपर हिस्सा। तो शहरी खास की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में हम कहाँ तक जो है कामयाब हुए हैं? और उसके अलावा ये भी सर, जहाँ तक जैसे शख्सियत है, जैसे वॉल्टर लॉरेंस हो गया, गनी कश्मीरी हो गया, जिन्होंने कश्मीर हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और गनी कश्मीरी तो नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स है, ईरान का बच्चा बच्चा उनके अशार पढ़ता है। तो हमने अपने 10वीं के नसाब में गनी कश्मीर के बारे में कोई चैप्टर क्यों नहीं ऐड किया? वॉल्टर लॉरेंस के बारे में कोई चैप्टर क्यों नहीं है? टेंडल बिस्को के बारे में कोई चैप्टर क्यों नहीं है? बहुत ही मौजूद सवाल है। तो मेरी अर्ज़ ये होगी कि ज़रूर है, अगरचे तफसीलन नहीं है, गनी कश्मीर के बारे में भी बोर्ड की किसी न किसी किताब में ज़रूर हमें जिक्र मिलता है। और जहाँ तक आपका सर वॉल्टर लॉरेंस के बारे में बताना है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी 9वीं की हिस्ट्री की किताब है, जो आपने पिछले साल पढ़ी होगी, तो उसमें ज़रूर हमने 2-3 जो जिसको हम फोकस कहते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमने वॉल्टर लॉरेंस के बारे में उस 9वीं की किताब में भी दर्ज किया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी नई पौध है, नई नस्ल है, उनको इन शख्सियात से, इन अजीम वाक़ात से, इस अजीम विरसे से मुतारिफ कराया। एक बार फिर से कथा कलामी के लिए माफी। बशीर अहमद साहब एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ, और एक बार फिर उन्हें काफी पेशेंस दिखाई। अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तरफ से बड़े बोड़ बार मुबारक दूरदर्शन से बे बशीर साहब यमन जन हिस्ट्री पे ज्यादा महारत है। थैंक यू, शुक्रिया सर। यमन अख सवाल मतलब सवालस मज दिन थोड़ा बहुत बे जवाब रचन ब्रो काले गाम पे वसान शहर, शहर पे हेचन आज वन बे गामन कुन वापस गई। मतलब ये चेंज गई, ये चेंज क्या गई अत पे स्वे फुटर अना हिश कड़ी। वो पन एंकरन से सोन बच्चे मैट्रिकस पान, यह सरकारी स्कूलस मज पान, अम मद नजर थवन अमिस कुछ स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलस मज। बिल्कुल बिल्कुल, तुहद सवाल तो तुहद सजेशन वाज अस निश करान, तिम कता किताब पर्नावान, तिम क्या अंग्रेजी करान, मगर आज न्यूक बच्चे थवन पन्निस। बिल्कुल 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 बशीर अहमद साहब, तुहद सवाल तुहद सजेशन वोत अस निश, शुक्रिया कॉल करने खतरस। तुहद पन जवाब बुझू मैडम रोज एक्सपर्ट वन बह कर अत मुतलक अर्ज यम ज टर्म, अर्बनाइजेशन ब्याक डी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मैं बताऊंगी बच्चों, मैं अर्बनाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगी। नहीं, पहले अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जब गाँव से लोग आते शहरों में, वो तो आपको पता ही है क्यों आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे शहरों में वो फैसिलिटीज होते हैं, है ना। लोग आते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉल सेंटर्स, उनको जॉब की फैसिलिटीज होती है। इस मूवमेंट को मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन, दिस इज नोन एज अर्बनाइजेशन। अब है दूसरी टर्म, दैट इज डीअर्बनाइजेशन। क्यों जाते हैं लोग
شہروں سے اب وہ بشیر صاحب بتائیں گے. ہاں چونکہ ابھی میں نے جب لندن کا ذکر کیا پھر میں نے بمبئی کا زیادہ میں ذکر نہیں کر سکا اور ابھی ہمارے بھائی صاحب اس سری نگر شہر کے بارے میں. تو شہر کی کنجسشن یہ مکانات نزدیک ہوتے ہیں پلانڈ نہیں ہوتے ہیں تو پھر لوگوں میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس سے تھوڑا سا دور ہو جائے. تو اس لیے لوگ جو ہیں لوگ پھر شہروں کے باہر جیسے ابھی کالونیز کا ذکر کیا تو اس کنجسشن سے ایک صاف ستھرا ماحول حاصل کرنے کے لیے اور ایک کھلی ہوا حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ شہروں سے دور ہو جاتے ہیں. That is known as de-urbanization. تو سر جو یہ انپلانڈ ایکسپینشن ہمارے شہر کا ہو رہا ہے یہ رجحان ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ Where are we going with this? ہاں میم اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. ہاں بشیر صاحب بتائیے آپ. میں نے عرض کیا کہ ابھی جب آپ شہر خاص کی بات کر رہے تھے تو شہر خاص جو ہے یہ کم از کم 500-600 سال تک ہماری کیپٹل رہی ہے, ہماری راجدھانی رہی ہے. تو جو لوگ تھے وہاں پہ تو یا گورنمنٹ تھی یا وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ اس کو ایک منصوبہ بند پلانڈ طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جائے. تو لوگ اپنے طور پہ جیسے چاہتے تھے مکان بناتے تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شہر جو تھا یہ اتنا خوبصورت نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے حکومت کو بھی اور جو لوگ ہیں لوگوں میں بھی ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, ایک اس کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ شہر کو خوبصورت رکھنے کے لیے, صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور آئندہ جنریشنز تک اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, ان کے حوالے کرنے کے لیے اس کو ایک پلانڈ طریقے سے, اس کو ایک منصوبہ بند طریقے سے بنایا جانا چاہیے. Just to tell you a good news, all the people who are at the helm of affairs in the government or for that matter board of school education کی جو بھی زوما ہے وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو کوئی سجیشن آپ کا ان کے لیے میم؟ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, یاسر بشیر صاحب جڑے ہمارے ساتھ شانگز سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یاسر صاحب خیر مقدم آپ کا پروگرام میں. السلام علیکم سر. رابطہ ابھی ان کے ساتھ جڑ نہیں پائے تو میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ہم آپ کو ہڑپن کلچر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. جی آپ نے جی ہمارا رابطہ جڑ چکا ہے کالر کے ساتھ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر اپنا سوال پوچھیں. جی میرے 2 سوال تھے. جی پلیز کیری آن. جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا لندن میں یہ انڈر گراؤنڈ ریلوے شروع ہوئی. جی یہ مجھے بتائیے کہ اس کا پہلا آئیڈیا کس کو آیا, اس کا فائدہ کس کو آیا. جی آپ کا دوسرا سوال, آئیڈیا کس کو آیا اس کو, اور یہ بتائیے آئیڈیا کس کو آیا. جی دوسرا سوال. جی اور جو آپ نے کہا کہ لندن تھیٹر بناتے تھے وہ میوزک تھے اور موسیقی پروگرام سے آج یہ کس ہوتا تھا. جی چلیے ٹھیک ہے, دوسرا سوال ہم صحیح سے سن نہیں پائے لیکن پہلے سوال کا جواب ڈیفینیٹلی سر دینا چاہیں گے کہ اس کا آئیڈیا کس کو آیا تھا. اس کا جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے یا سورسز کا تعلق ہے, ہمارے جو ماخذ ہوتے ہیں جن کو ہم ہسٹری میں ماخذ کہتے ہیں, تو خاص نام اس کا کوئی نہیں ہے. البتہ جو اس وقت کی برطانیہ حکومت تھی تو انہوں نے 17ویں صدی میں 1863 10 جنوری کو یہ پہلا اناگریٹ ہوا اور پھر یہ ڈیولپ ہوا. لیکن کسی ماخذ میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس خاص شخص نے یا کس خاص پرسنالٹی نے اس کا. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ صدف جی جڑی ہے خانیار سے. السلام علیکم صدف جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا پروگرام ہے. جی شکریہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انڈاؤٹلی ہمارے سیلیبس میں جو ہوتا ہے وہ کشمیر کی ہسٹری ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ یا تو جی کیری آن کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جی لیکن جہاں تک میرا خیال ہے مجھے لگ رہا ہے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کو جے کے بورڈ کا جو نصاب ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ پہلے ہی کشمیر کی ہسٹری ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ وی آر ریلیٹڈ ٹو انڈیا, وی آر ان پارٹ آف انڈیا نو ڈاؤٹلی, بٹ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم بچوں کو کشمیر کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ انڈیا نے ہمیں کیسے آکوپائڈ کیا, ہم کیسے انڈیا کے انڈر ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے ہماری ہسٹری کیا ہے. لیکن اکثر بچوں کو کیا جی بالکل صدف آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے. ان کا کہنے کا دراصل مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ ایلیمنٹری لیول سے ہی ایک تو ہسٹری کشمیری ہسٹری انٹروڈیوس کرائی جائے اور 9ویں 10ویں کا جو نصاب ہے اس میں سٹارٹ سے پہلے کشمیری ہسٹری پڑھائی جائے, اس کے بعد باقی ساری ہسٹریز پڑھائی جائے. میں نے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا, لیکن جہاں تک جو ایجوکیشنسٹس ہیں, تعلیمی ماہر ہیں, تو ان کے خیال میں
जहाँ तक 1st से 5th का ताल्लुक है, तो उसमें चाहे उर्दू में, चाहे कश्मीरी में, चाहे किसी और सब्जेक्ट में किसी पर्सनालिटी के बारे में, जैसे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, लालतियत के बारे में या श्रीनगर शहर के बारे में मुख्तसर से जायज़ा दिया गया है, खाका दिया गया है। लेकिन जहाँ तक 6th से हमारी किताबों का ताल्लुक है, हमारी निसाब का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ज़रूर कश्मीर हिस्ट्री को वहाँ पे जगह दी है। हाँ, जो 10वीं की किताब है, 10th की किताब है, उसमें कुछ अभी जरूरत है कि कश्मीर हिस्ट्री को का हिस्सा भी। इस खूबसूरत से जवाब के लिए आपका शुक्रिया। फिरदौस साहब जुड़े हमारे साथ कुपवारा से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो दुर्गा चरण रॉय था ना सर, इसने एक नॉवल लिखी थी। सर एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे सर? सर दुर्गा चरण रॉय ने एक नॉवल लिखी थी ना सर। बिल्कुल, इनका सवाल है दुर्गा चंद रॉय ने एक नॉवल लिखी है, तो उस नॉवल का नाम आप जानना चाहते हैं सर? मैंने कहा आप उस नॉवल का नाम जानना चाहते हैं सर? उस नॉवल में क्या लिखा था? जी, उस नॉवल में क्या लिखा गया था और नॉवल का नाम? बहुत अच्छी बात है। तो दरअसल जो ये लेसन है ये उसी नॉवल से स्टार्ट होता है कि जैसे आपने केपी फिल्म देखी होगी, पीके फिल्म देखी होगी, बिल्कुल वो पीके फिल्म की तरह है कि ऊपर से एक आता है जिसको ये लोग भगवान मानते हैं, तो वो जमीन पे आता है, तो वो हैरान हो जाता है जब वो शहर को देखता है, तो हैरानगी। लेकिन उसकी हैरानगी ज्यादा तब होती है जब वो देखते हैं कि लोगों के जो मॉरल वैल्यूज है, इखलाकी अक़दार है, वो पामाल हुई है। कोई चीटर है, कोई पिक पॉकेट है, कोई लोगों को धोखा देता है। तो इस नावल में यही दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से, जो अभी मैम हमारी बता रही थी कि सोशल चेंजेस हुए हैं, तो सोशल चेंजेस में कुछ डिजनरेशन भी हुई, जैसे लंदन में क्राइम रेट बढ़ गई। तो इस नावल में यही दिखाया गया है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, तरक्की के साथ साथ इखलाकी अक़दार भी पामाल होती जाती थी। तो ये इस नावल में उसी की अक्कासी की गई। मुदस्सिर साहब जुड़ चुके हमारे साथ बांडीपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। मुदस्सिर साहब आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल में कि करते हुकुम जनाब सवाल वन तो सिटी डेवलप गसान अत रोजान मतलब गामन क्या रोजान रोल गामों शख्स क्या शहर बसान मुख्तसर रोल शायद कह रहे हैं कि रोल क्या रहता है, रोल क्या है एक शहर को डेवलप करने में गांव के एक आदमी का क्या रोल रहता है? एक्चुअली जब कोई गांव का बंदा आता है शहर, वो किसी खास मकसद के लिए आता है। या तो सिटीज़ में अट्रैक्शन होती है, एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी होती है, कॉल सेंटर्स होते हैं, तो क्या होती है उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, वही ये पूछ रहे हैं। फिर बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है सोशल इम्पैक्ट या बाकी इम्पैक्ट, असर क्या पड़ता है शहरी ज़िंदगी पर। उसमें तो हमको पोल्यूशन होता है, कंजेशन होते हैं। जहाँ पर एक फैमिली की जगह होती है वहाँ पर 10 लोग रहते हैं, 10 फैमिलीज रहते हैं, इससे तो हमें पोल्यूशन होता है, स्पेस की कमी होती है, बहुत सारे ना फैक्टर्स फिर उठते हैं। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने। और सुहेल साहब जुड़े हैं कुलगाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हम विश करते हैं बोर्ड ऑफ एग्जाम जो भी लेना चाहते हैं उनको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सर। चलिए शुक्रिया। फ्रॉम आवर एंड आल्सो वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दोस पीपल हु आर गेटिंग इनटू द 10th क्लास एग्जामिनेशन एज वेल एज जो आपने टेली का क्लासरूम शुरू किया है ना सर जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये मैं सर 12वीं जमात का स्टूडेंट हूँ और ये कॉल और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने रखा। चलिए बहुत अच्छा, आप हमें सराहते हैं। इसी तरह आप हमें अपनी राय से जो है नवाजिए। सबा जुड़ी चुकी है हमारे साथ। सबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम आपका प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रेट स्टार्ट प्रोग्राम हुआ जी। आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल एज द टीम ऑफ DDK। राइट सर, आई वांट टू नो हाउ कैन आई पार्टिसिपेट एज अ होस्ट इन दिस प्रोग्राम। मेरी जगह लेना चाहती है, कहती हाउ कैन आई पार्टिसिपेट एज अ होस्ट इन दिस प्रोग्राम। तो चलिए ठीक है, इसके लिए आप हमारे प्रोड्यूसर साहब से राब्ता कायम कीजिए, तो हो सकता है आपका चांस भी आ जाए।
जी सर, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर को या जो भी जितने भी गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हैं, आपको देख रहे हैं अभी, तो कोई सजेशन आपका निसाब के हवाले से? हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है, चूँकि जो हमारी आइंदा नस्ल है उनको ही ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया चलानी है, तो सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो ये अर्बनाइजेशन, डीअर्बनाइजेशन, वो जो अर्बनाइजेशन के इश्यूज हैं उनके बारे में ज़रूर जगह मिलनी चाहिए हमारे निसाब में। जी बिल्कुल सर, बहुत ही शुक्रिया आपका कॉल्स लेने के लिए और इतने खूबसूरत जवाब देने के लिए, इन सारे सवालों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, काफी एक्टिवली हमारा कितने अच्छे से आज हमने सवाल पूछे और टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे। कॉलर्स का भी शुक्रिया, एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया, इतने खूबसूरत तरीके से आज का प्रोग्राम इतना अच्छा बनाने के लिए। तो नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम जो है इसका रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। हुमैरा आपको टाइमिंग बताएगी। जी, ट्यूसडे को शाम 7:30 बजे और थर्सडे को सुबह 9:10 पर भी आप देख सकते हैं। और नाजरीन, इसी दुआ के साथ कि आप जो भी करें उसमें आपको कामयाबी और कामरानी मिले, दीजिए अपने मेजबान जमशेद रसूल और हुमैरा शफी को आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज़।